हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पटवार एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और इसमें करंट अफ़ेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो उसी के संदर्भ में इसमें आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आज इसकी जो करंट अफ़ेयर की क्लास रहने वाली है पूरी, इसमें अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और कौन से मंथ की क्या अपन चर्चा करने वाले हैं, वो सारी डिटेल में आपको बता दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कैसे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पटवार 2025 में क्या आने वाला है और इसके जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ राष्ट्रीय, कौन सा करंट अफेयर है? राष्ट्रीय समसामयिकी लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय समसामयिकी में क्या केवल राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है? तो बिल्कुल आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर ही पढ़ना है, लेकिन इसमें साथ में ध्यान रखना है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय तक भी जाना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लस राजस्थान। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए अब? आप तो अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, राष्ट्रीय सब तीनों ही हो गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऐसा करंट अफेयर, ऐसी घटना, ऐसा कोई काम जिसमें राजस्थान शामिल है, इंटरनेशनल लेवल पर भी राजस्थान इंक्लूड है, नेशनल लेवल पर जिसमें राजस्थान इंक्लूड है, और राज्य स्तर पर जिसमें राजस्थान में कोई यूनिक हो रहा है, पहली बार हो रहा है, जो नेशनल से संबंधित है, राष्ट्र पूरे देश से संबंधित है और राजस्थान में ही हो रहा है वो काम। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑपरेशन, जो एक्सरसाइज होता है ऑपरेशन, और ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन सरद हवा। ऑपरेशन सरद हवा ले लें, तो ये एक बीएसएफ का ऑपरेशन है और ये नेशनल लेवल की चीज़ है। और कहाँ हो रही है? राजस्थान में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हो रही है। तो ये राजस्थान भी इसमें शामिल अब और नेशनल भी इसमें शामिल। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आपको पढ़नी। तो अब ऐसा कहाँ से खोजें, क्या करें? तो कैसे पढ़ना है, इसके लिए आप क्या करें, कोई भी मार्केट से बुक ले लो जिसमें नेशनल करंट अफेयर हो, तो वो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय खेल हो गए, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, कोई इंडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। और कहाँ से पढ़ें? तो ये वही बात है, कहाँ से पढ़ें? तो आप किसी यूट्यूबर को पकड़ सकते हो, यानी कि टीचर को पकड़ सकते हो, या फिर किसी की टेस्ट सीरीज ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। और क्या पढ़ें तो वो मैंने आपको बता दिया। कितना पढ़ें? तो कम से कम लास्ट के 6 माह के जरूर पढ़ें। कम से कम लास्ट 6 माह। लास्ट 6 माह में देखो, जनवरी 2025 हो गया, फरवरी 2025 हो गया, और जनवरी, फरवरी और मार्च 2025, ये 3 महीने तो 2025 के हो गए। और 3 महीने के पीछे के जरूर पढ़ने चाहिए, और समय मिले तो जुलाई 2023 से तक पढ़ना चाहिए, अभी से लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। और आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो हम करने वाले हैं जनवरी 2025 के नेशनल करंट अफेयर की बात, जिसमें राजस्थान इंक्लूड रहेगा, और बिल्कुल वैसे ही प्रश्न जैसे आपके पटवारी भर्ती में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है, आज की क्लास देख लीजिएगा, मेरे कहने से देख लीजिएगा। और अगर आज की क्लास आपको लगती है अच्छी, तो आपको डेली के लिए इस क्लास में जुड़ जाना है, हमेशा के लिए जुड़ जाना है। और इसके लिए मैं आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी अवेलेबल करवा दूंगा। उसका भी लिंक आपको, ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वो आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए शुरू करते हैं क्लास, जिसमें हम बात करेंगे जनवरी 2025 के नेशनल करंट अफेयर की। पहला ही प्रश्न है आसान। कुछ प्रश्न आसान लगेंगे आपको अगर पढ़ा हुआ है, तो कुछ प्रश्न है वो अच्छे लेवल के भी लगेंगे। और वैसे प्रश्न सारे अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है। आजकल यही पैटर्न चल रहा है। तो देखो, 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो बिल्कुल सही है। और कहाँ पर ये गणतंत्र दिवस समारोह है, वो कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आपके कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ कहाँ पर है? कर्तव्य पथ आपका दिल्ली में। तो कर्तव्य पथ दिल्ली में ये समारोह आयोजित हुआ। और इस बार के हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो, अपने प्रबो सुबियांतो है वो मुख्य अतिथि थे। और इस बार की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इस बार की थीम थी। देखो, इन प्रश्नों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा का पूरा महीने का है वो अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपको प्रश्नों का अभ्यास भी हो जाए। तो यहाँ पर देखो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है।
कि जो हमारा पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि थे। उस बार भी कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि थे। और कौन थे? सुकर्णो। उस समय कौन थे? सुकर्णो थे पहली बार। तो ये इसमें पहला पुरस्कार गुजरात की झांकी को मिला। बिल्कुल नहीं, गुजरात की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला? दूसरा पुरस्कार मिला। और तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो प्रथम पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को। किसको मिला? उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। ये सारी बातें आपको पता ही होगी। और यहाँ पर अगर बात करें तो 26 से 1 जनवरी 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व का आयोजन भी किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से कथन सही है? तो ये चौथा कथन है वो आपका गलत हो गया। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल उत्तर हो जाए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर चीजें क्लियर हुई। अगला प्रश्न देखो, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, कोई विरासत से संबंधित व्यक्तिगत जो कानून होते हैं उनको सरल और मानकीकृत करना, ये इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया है। कब लागू किया है? तो ये लागू किया है 27 जनवरी 2025 को। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू कर दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है आपको। विश्व में वर्तमान में 31 वेटलैंड शहर है। विश्व में वर्तमान में कितने वेटलैंड शहर हैं? 31। तो यहाँ पर बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि यूनेस्को ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को वेटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भारत में 34 विश्व धरोहर स्थल है। भारत में 34 विश्व धरोहर स्थल है। तो भारत में कितने धरोहर स्थल हैं ये आपको बताना है। तो भारत में 34 नहीं है, ये कथन हो गया गलत। तो कितने हैं? 34 का उल्टा कर दो 43। 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? वो है मोईदम। और मोईदम कहाँ पर है? मोईदम है आपके असम में। ये 43वां विश्व धरोहर स्थल है भारत का। राजस्थान के 3 दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल है। तो राजस्थान के 3 दुर्ग नहीं, राजस्थान के 6 दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल है। तो ये कौन कौन से दुर्ग हैं? 6 दुर्ग, ये आप ध्यान रख लीजिए। चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़, गागरोन, आमेर, रणथंबोर, सोनारगढ़। सोनारगढ़ कौन सा है? जैसलमेर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 6 दुर्ग, और इन 6 दुर्गों को कब शामिल किया गया? 2013 में इनको शामिल किया गया। और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान है, वो भी शामिल है विश्व धरोहर में। और कालबेलिया नृत्य है वो अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल है। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया। राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है ये भी शामिल है। और इसको कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 2010 में। और ये है अमूर्त धरोहर। कौन सी धरोहर है? अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो चौथा कथन भी क्या हुआ? गलत। तो पहला और दूसरा कथन ही सही है। ये ऑप्शन आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक बात और आप ध्यान में रख सकते हो यहाँ पर कि 2019 में, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, 2019 में जयपुर का जो परकोटा है उसको भी शामिल कर लिया गया है।
2019 में क्या शामिल कर लिया गया, जयपुर का परकोटा भी इसमें शामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में नीति आयोग ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। किसने जारी किया? नीति आयोग ने। क्या जारी किया? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, यानी कि वित्त से संबंधित है। इस सूचकांक में ओडिशा शीर्ष रैंक पर है। बिल्कुल, शीर्ष रैंकिंग राज्य कौन सा है? ओडिशा है। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही, दूसरा सही। राजस्थान की रैंक 12वीं रही। इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है 12वें स्थान पर। बिल्कुल सही है। राजस्थान को अचीवर श्रेणी में रखा गया। तो राजस्थान को अचीवर श्रेणी में नहीं रखा गया। चौथा कथन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को परफॉर्मर श्रेणी के अंदर कौन सी रैंक हासिल हुई है, तो राजस्थान को 12वीं रैंक हासिल हुई है। और कौन सी श्रेणी है? परफॉर्मर श्रेणी में इसको रखा गया है। तो 1 2 3 सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है, हाल ही में 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये जो सोनमर्ग सुरंग है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन किया गया 13 जनवरी 2025 को। और इसकी अगर बात करें तो कुल लंबाई इसकी वैसे तो 12 किलोमीटर है, लेकिन आपको ध्यान में रखना 6 किलोमीटर ही है, क्योंकि दोनों तरफ की काउंट होती है तो 12 किलोमीटर नहीं तो कितनी है? 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहां पर है? श्रीनगर से लेह राजमार्ग पर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनें। भारत की दिसंबर 2024 तक की क्षमता, किसमें क्षमता? नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। ये ऊर्जा क्षमता है। कौन सी ऊर्जा? नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट हो गई है। तो बिल्कुल सही है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, वो स्थापित क्षमता कितनी है? 209.44 गीगावाट, ये भारत की। ये आपके करंट अफेयर और भूगोल से रिलेट होकर ये प्रश्न आ सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके ऊर्जा संसाधन से संबंधित पिछली बार भी प्रश्न आया था ऐसे। तो राजस्थान है, वो आपके 18.7 गीगावाट के साथ जो है शीर्ष राज्य है। किसमें? सौर ऊर्जा उत्पादन। ये जो नवीनीकरण, ये जो है इसमें सौर और पवन दोनों शामिल है। इसमें सौर ऊर्जा भी शामिल है और पवन ऊर्जा भी शामिल है। राजस्थान है वो 18.7 गीगावाट उत्पादन क्षमता के साथ शीर्ष स्थान पर है। किसमें? सौर ऊर्जा में। और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर। देखो यहाँ तो कह रहा शीर्ष स्थान पर, यहाँ कह रहा है 5वें स्थान पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 5वां स्थान किसमें है? राजस्थान का पवन ऊर्जा में। पहला दूसरा कथन तो सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है। तो 1 और 2 सही है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देश में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है? देश की कुल क्षमता कितनी? 209.44 गीगावाट। अब इसके दो भाग कर देते हैं, एक कर देते हैं सौर ऊर्जा और एक कर देते हैं पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करें तो देश में सौर ऊर्जा की क्षमता है 97.86 गीगावाट। और पवन ऊर्जा की अगर बात करें तो ये है आपके 48.16 गीगावाट। दिसंबर 2024 तक की बात करते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये इतनी क्षमता इसके पास होती, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसके अलावा भी जो ऊर्जा है उसमें टोटल मिलाकर नवीकरणीय ऊर्जा 209 है।
और टारगेट है 500 गीगावाट का 2030 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना की है? ग्रीन हाइड्रोजन हब जो कि देश का पहला है, देश का पहला ग्रीन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही पटवारी में पिछली बार भी पूछे गए थे। ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये की गई है विशाखापट्टनम। कहां पर की गई? विशाखापट्टनम में इसकी स्थापना की गई। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना की गई। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 20 गीगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 20 गीगावाट इसकी क्षमता है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है बिल्कुल ही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में HSBC एवं अरुण ग्लोबल इंडिया के द्वारा जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर कौन है? किसने जारी की है सूची? तो ये जारी की है HSBC यानी कि हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और अरुण ग्लोबल इंडिया के द्वारा जारी की गई। इसमें क्या जारी किया जाता है? इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय प्रवासियों का जो योगदान कितना है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का योगदान, ये रिपोर्ट क्या बताती है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का योगदान कितना है, इस हिसाब से आपके ये लिस्ट जारी की जाती है। और इस सूची में अगर बात करें तो टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है सत्य नडेला। शीर्ष स्थान पर कौन है? सत्य नडेला है, जो कि मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। और अभी ये कौन सी कंपनी में है? तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है। कौन सी कंपनी से संबंध रखते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे नंबर पर सुंदर पिचई है, जो कि तमिलनाडु के हैं। नील मोहन यूट्यूब से हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। और शांतनु नारायण है, जो कि तेलंगाना के हैं, जो कि एडोब जो सॉफ्टवेयर आता है उससे ये संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है चंद्रबाबू नायडू, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ये सबसे अमीर है। दूसरे स्थान पर है पेमा खांडू, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, तीसरे स्थान पर आते हैं सिद्धारमैया, और ये कहाँ के हैं? ये हैं कर्नाटक के। आंध्र प्रदेश के, फिर अरुणाचल के, फिर कर्नाटक के। और ममता बनर्जी है वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। ये क्या है? सबसे गरीब मुख्यमंत्री, सबसे गरीब सीएम। इनकी संपत्ति केवल और केवल कितनी है? 15 लाख है संपत्ति, ठीक है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, भारत का पहला पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया अमित शाह जी ने। अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो उद्घाटन किया गया 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2025 को उद्घाटन किया गया, ठीक है। और कहां पर किया गया ये उद्घाटन? तो ये किया गया वडनगर में। वडनगर कहाँ है? वडनगर है गुजरात में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज, तो ग्लास ब्रिज की अगर बात करें तो ये स्थित है कन्याकुमारी। कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन की अगर बात करें तो ये उद्घाटन किया गया 30 दिसंबर 2024 को। किसने किया? एम के स्टालिन ने किया। और एम के स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये देश का पहला है ग्लास ब्रिज, तो पूछा जा सकता है तमिलनाडु के अंदर है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पर किया दिया हुआ है 29 जनवरी 2025 को इसरो का 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो का 100वां मिशन है, सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? 29 जनवरी को लॉन्च किया गया। देखिए साथियों, मेरी स्पीड थोड़ी यहाँ पर कुछ तकनीकी कारणों से कम आपको लग सकती है, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। क्लियरिटी नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल सही है, इसरो का 100वां मिशन लॉन्च किया गया, पहला कथन सही है। इसमें GSLV F-15 रॉकेट द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही है। और इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब ये क्या है, क्या ध्यान में रखना है? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, ये महत्वपूर्ण है। ये कहाँ काम आएगी? तो ये आपके हमारा जो एक, जैसे ये GPS आपने सुना होगा, ये GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये किसका है? ये विदेशों का है, अमेरिका जैसे देशों का है। इसी की तरह हमारा एक सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। इस नाविक को शक्तिशाली बनाने के लिए इस नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया NVS-02 को। NVS-01 पहले ही भेज चुके हैं, ठीक है। और NVS-01 है वो कब भेजी गई? तो NVS-01 की अगर बात करें तो ये हम 2023 में ही भेज चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये किससे संबंधित है, आपको बात समझ में आ गई। अगला है, अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? हाल ही में भारत के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर सफल डॉकिंग की गई, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर ही दो सैटेलाइटों को अलग करना, सैटेलाइटों को आपस में जोड़ना, ऐसा एक मिशन लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का नाम था स्पेडेक्स मिशन। क्या नाम था? स्पेडेक्स मिशन था, स्पेडेक्स मिशन। तो ये स्पेडेक्स मिशन है। ये स्पेडेक्स मिशन आपके कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसके लिए PSLV C-60 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान में रखना। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि PSLV C-60 यहाँ पर रॉकेट काम में लिया गया। कब? दिसंबर 2024 में। कौन सा मिशन? स्पेडेक्स मिशन। और डॉकिंग के मामले में भारत ने कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? चौथा स्थान हासिल कर लिया। ऐसा करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। पहले कौन सा है? पहले अमेरिका है, अमेरिका के बाद रसिया था, और रसिया के बाद था चाइना, और इसके बाद अब कौन आ गया है? इंडिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बना देगा। कब तक? 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर दिया जाए, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? तो ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है? एंटी ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, इसकी लॉन्चिंग की गई हाल ही में।
और इसकी लॉन्चिंग के साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका नाम। तो इसका नाम है भार्गवास्त्र। क्या नाम है? भार्गवास्त्र, सी ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है भार्गवास्त्र का? इसका नाम है भगवान परशुराम और कर्ण के अस्त्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अस्त्र के नाम पर इसका नाम भार्गवास्त्र रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया भार्गवास्त्र का? ईईएल। ईईएल का मतलब क्या है? ईईएल का मतलब है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, संजय के बारे में असत्य कथन कौन सा है? संजय। अब भार्गवास्त्र था, वैसे ही एक संजय है। और संजय क्या है? संजय आपके युद्ध निगरानी प्रणाली है, यानी कि युद्ध क्षेत्र में निगरानी करने का एक सिस्टम है। बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम इसको कहते हैं। तो ये जमीन और हवाई सेंसर, जमीनी और हवाई सेंसर दोनों में काम करता है और वहां से जानकारी ये एकीकृत कर सकता है। इसका विकास भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2025 को किया गया। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 24 जनवरी आएगा। 26 की जगह कितनी जनवरी? 24 जनवरी को इसका जो है शुभारंभ किया गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है। 15 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी ने नौसेना को 3 अग्रणी लड़ाकू जहाजों को डॉकयार्ड मुंबई से राष्ट्र को समर्पित किया। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्र को समर्पित किया। और इसमें किस किस को समर्पित किया? आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर ये शामिल है। और इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड में किया गया। कहां पर? मझगांव डॉकयार्ड में इनका निर्माण किया गया। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। 1 2 3 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसमें जो आईएनएस सूरत है वो क्या है? एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जहाज है। इस परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है ये आईएनएस सूरत। आईएनएस नीलगिरी की अगर बात करें तो ये फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है नीलगिरी। ये फ्रिगेट परियोजना से संबंधित है। और वागसीर की बात करें तो ये पनडुब्बी स्कॉर्पिन परियोजना की है, P-75 स्कॉर्पिन परियोजना की अंतिम पनडुब्बी है वागसीर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देता हूं कि आईएनएस सूरत का संबंध किस परियोजना से है। इसका संबंध है P-15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना, ये इससे संबंधित है। और आईएनएस नीलगिरी, नीलगिरी की अगर बात करें तो ये किस परियोजना से? ये P-17A से संबंधित है, फ्रिगेट परियोजना। कौन सी परियोजना है? फ्रिगेट परियोजना। और फिर है आईएनएस वागसीर। तो ये आईएनएस जो वागसीर है, ये वागसीर है वो क्या है? P-75 योजना से संबंधित, P-75 स्कॉर्पिन, P-75 स्कॉर्पिन परियोजना से संबंधित है। तो ये तीनों परियोजना अलग अलग है। इन तीनों को एक साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये एक साथ आ गए, लेकिन परियोजना तीनों की अलग अलग है। सूरत विध्वंसक में आता है, नीलगिरी फ्रिगेट का है और वागसीर स्कॉर्पिन श्रेणी का अंतिम है। नीलगिरी है वो पहला है, नीलगिरी फर्स्ट है, ये दोनों अंतिम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। 13 जनवरी 2025 को एल
13 जनवरी 2025 को LNT के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष लॉन्च किया गया। बिल्कुल कथन सही है। इसके द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को प्रथम जहाज INS समर्थक लॉन्च किया गया था। ये कैसे जहाज है? ये मल्टीपर्पज है। ये मल्टीपर्पज वेसल परियोजना के तहत ये लॉन्च किए गए। तो पहला कब 2024 में, अक्टूबर 2024 में, और दूसरा है वो जनवरी 2025 के अंदर लॉन्च किया गया। पहला था INS समर्थक और दूसरा है INS उत्कर्ष। ये कैसे हैं? ये मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय पोत हैं। बहुउद्देशीय पोत। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाग MK2 का स्वदेशी रूप से विकसित दूसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। बिल्कुल सही है। नाग MK2 क्या है? फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी की है और इसका परीक्षण पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर राजस्थान में किया गया। बिल्कुल सही है। और इसके 3 सफल परीक्षण हो चुके हैं जिससे इसकी फायरिंग रेंज है वो बिल्कुल एकदम वैलिड हो चुकी है। तो केवल कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। बिल्कुल ठीक है। ये देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन सही है। इसका वितरण राष्ट्रपति के द्वारा जनवरी 2025 को किया गया। बिल्कुल। ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बिल्कुल चारों के चारों कथन सही है। तो 1, 2, 3 सही है, सभी सही है। डी ऑप्शन होगा सभी सही है। बिल्कुल 4 खिलाड़ियों को मिला है खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान रखना है 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, अभी आगे बात करते हैं। चारों खिलाड़ी कौन है और क्यों दिया जाता है? पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला है असुमेलित विकल्प चुनें। तो ये चारों ही हैं, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ये 4 वो खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इनको दिया गया है। और इनका संबंध किस किस खेल से है? तो डी गुकेश का संबंध शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह का क्रिकेट से नहीं है। हरमनप्रीत सिंह और ऐसे हॉकी, ध्यान रख लेना, हॉकी से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। मनु भाकर निशानेबाज है। तो ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार भी यहाँ पर 32 लोगों को प्रदान किया गया और आजीवन श्रेणी में 2 लोगों को प्रदान किया गया। तो अपन 34 कह सकते हैं, लेकिन सीधा अर्जुन पुरस्कार पूछे तो अर्जुन पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया? 32 लोगों को। और आजीवन श्रेणी में कितने लोगों को? 2 लोगों को। तो टोटल कितने हो गए? 34 हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सुचा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनको किसमें दिया गया? पैरा तैराकी में। उपरोक्त तो दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा। सुचा सिंह और मुरलीकांत, इन दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया गया है आजीवन श्रेणी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। साजन प्रकाश, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। स्वप्निल कुशाले, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनकी कैटेगरी ध्यान रखना, निशानेबाजी और तैराकी। सुचा सिंह और मुरलीकांत को मिला है आजीवन श्रेणी में। अगला है, किसे नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक रेगुलर श्रेणी है और एक है लाइफ टाइम श्रेणी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रेगुलर श्रेणी पूछी है, तो नियमित श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। पहला एक कौन है? सुभाष राणा, दूसरा है सुश्री दीपाली देश पांडे और तीसरा है संदीप सांगवान। तो संदीप सांगवान की बात करें या सबसे पहले सुभाष राणा की बात करें
तो ये क्या है, ये सुभाष राणा है पैरा निशानेबाज। क्या है, पैरा निशानेबाज है। दीपाली देश पांडे की बात करें तो ये क्या है, ये निशानेबाज है। ठीक है, संदीप सांगवान की बात करें तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। हॉकी किसकी बनी, सांगवान। सांगवान लकड़ी भी आती है इनकी, तो सागवान की लकड़ी से हॉकी बनी है, तो उससे हॉकी स्टिक बनी होते हैं। ऐसे आपको संदीप सांगवान याद रख लेना है। देश पांडे की बात करें तो निशानेबाज याद रख लेना, सुभाष राणा है वो पैरा निशानेबाज है, ऐसे करके याद रख लेना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो ये पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, ये आपके स्थित हैं हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और एक ऐसी संस्था है जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है, कौन सी संस्था है उसका नाम मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये तो हमने नियमित श्रेणी की बात कर ली, आजीवन श्रेणी की भी बात करते हैं। आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो दो लोगों को दिया गया। एक दिया गया एस मुरलीधरन को, ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। ठीक है, दूसरे नंबर पे किसको दिया गया, दूसरे नंबर पे दिया गया अर्मांडो कोलाको, अर्मांडो कोलाको को दिया गया, ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। और एक संस्था है तो उसको दिया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और उस संस्था का नाम क्या है, उस संस्था का नाम है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस संस्था को पुरस्कार दिया गया, कौन सा, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसको दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 की समग्र विजेता कौन सा विश्वविद्यालय है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की विजेता विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। प्रथम रनर अप, ये है प्रथम रनर अप लवली, और सेकंड है, यानी कि हम द्वितीय रनर अप की बात करें तो वो है गुरु नानक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसे तेंजिंग नार्गे लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 का है ये पुरस्कार, और ये किसको दिया गया है, ये आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको दिया गया है, तो ये दिया गया उमेश मल्लिकार्जुन जिरपा। इसको उमेश मल्लिकार्जुन जिरपा को दिया गया लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर। उदय कुमार को दिया गया भूमि श्रेणी के अंदर, और सयानी दास को दिया गया जल श्रेणी के अंदर, और जितिन दास को दिया गया, जितिन विजयन को दिया गया वायु श्रेणी के अंदर। भूमि के अंदर उदय, और सयानी दास जल, और जितिन विजयन वायु से संबंधित है। उमेश मल्लिकार्जुन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है, कितनी हस्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया। कितनी हस्तियों को दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित हुआ, ये हुआ था उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पर हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था।
ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हस्तियों को पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर 27 लोगों को ऐसा पुरस्कार दिया गया है। कितने? 27। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 27 प्रवासी भारतीयों को पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें 27 लोगों के नाम तो वैसे ही ध्यान नहीं रहेंगे, तो इसमें देख लो अगला प्रश्न क्या है कि किस श्रेणी में, किस ड्रामा श्रेणी में, किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का लिए 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर अगर बात करें ड्रामा श्रेणी में, तो ड्रामा श्रेणी में के अंदर मिला है द ब्रूटलिस्ट को, और म्यूजिकल श्रेणी में मिला है इमिलिया परेज को। इसको मिला है म्यूजिकल श्रेणी में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ड्रामा श्रेणी में तो है एड्रियन ब्रोडी, और म्यूजिक की श्रेणी में है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, वो कौन है आपके? फर्नांडा। ये ड्रामा श्रेणी में क्या है? अभिनेत्री। ये है अभिनेत्री, और एड्रियन ब्रोडी है अभिनेता। अब इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट करके, सर्वश्रेष्ठ 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, और इसमें आपको ध्यान में रखना है एनिमेटेड फिल्म। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी, इसका नाम ध्यान में रखना है, और इसका नाम है फ्लो। क्या नाम है? FLOW, फ्लो। ये सबसे टॉप का प्रश्न यहां से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जनवरी 2025 में 2 कीर्ति चक्र, 14 शौर्य चक्र देने की सूची जारी हुई। ये भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही होता है। 1 कीर्ति चक्र और 3 शौर्य चक्र है, वो मरणापुरांत दिए जाएंगे, यानी कि वो लोग अभी इस संसार में नहीं है। 3 ऐसे लोग हैं जिनको शौर्य चक्र मिला, और 1 ऐसा है जो कीर्ति चक्र मिला। मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को शौर्य चक्र दिया गया। इनको शौर्य चक्र नहीं दिया गया, इनको क्या दिया गया? इनको दिया गया कीर्ति चक्र। ठीक है, कैप्टन दीपक सिंह, हवलदार रोहित कुमार और विजयन कुट्टी जी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, केवल 1 2 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी डेटा यहाँ पर दिया है कि कीर्ति चक्र किस किस को मिला है? मेजर मंजीत और दिलावर खान को। और मरणोपरांत किस किस को मिला है? शौर्य चक्र। तो यहाँ पर दीपक सिंह, रोहित कुमार और विजयन कुट्टी को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला है। और कीर्ति चक्र में अगर बात करें तो नायक दिलबर खान है, इनको मरणोपरांत मिला है। अगला प्रश्न, क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म अलंकरण की घोषणा हुई, यानी कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री है। टोटल 139 है। ठीक है, इसमें 1 युगल पुरस्कार है, 23 महिलाएं हैं और 13 मरणोपरांत विजेता भी शामिल है। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, 1 2 3। 23 महिलाएं हैं और 13 मरणोपरांत है। पूछा जा सकता है आपसे, डेटा आपके पास होने चाहिए। अब 7 लोग कौन कौन है उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 7 में से कुछ जो स्पेशल है कि कला के क्षेत्र में मिला है 4 लोगों को, यानी कि 3 लोगों को। 3 लोगों को कला के क्षेत्र वाले कौन कौन है? तो एक तो है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, फिर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, और एक है श्रीमती शारदा सिन्हा। और ये जो ओसामू सुजुकी है, इनको व्यवसायिक श्रेणी में मिला है, व्यवसाय के क्षेत्र में। और ये क्या है? विदेश के हैं, ये विदेशी। कहाँ के हैं? जापान के। तो आपके कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे नहीं दिया गया? ओसामू सुजुकी को नहीं दिया गया, इनको दिया गया व्यवसाय के क्षेत्र में। और ये आपके क्या है? मरणोपरांत इनको दिया गया है, जापान के हैं। तो ये आपको स्पेशल प्रश्न बन गया, कला वाला भी आ गया और विदेशी भी आ गया। अब इसके अलावा जो नाम है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है नागेश्वर रेड्डी को, लोक कार्य के लिए जगदीश सिंह खेहर को मिला है, और आपके शारदा सिन्हा कला से आएगी, और MT वासुदेवन नायर है, उनको साहित्य शिक्षा क्षेत्र में मिला है।
तो ये नाम आपको एक ध्यान रखना चाहिए, एम.टी. वासुदेवन नायर। और इनको किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा। और इनका संबंध कहाँ से है? केरल से संबंधित है। ये आपको इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किन व्यक्तित्व को पद्मश्री 2025 से नवाजा जाएगा यानी कि मिला है? तो एक तो मिला है सीन काफ निजाम को, किस क्षेत्र में? शिक्षा और साहित्य, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। कहाँ के निवासी हैं ये जोधपुर के निवासी हैं। 3 है राजस्थान के। बैजनाथ महाराज कहाँ से संबंधित हैं? सीकर से। और इनका क्षेत्र क्या है? इनका क्षेत्र है अध्यात्म। कौन सा क्षेत्र है? अध्यात्म से संबंधित हैं। बतूल बेगम की बात करें तो बतूल बेगम मांड गायकी से संबंधित हैं। और ये कहाँ से संबंधित हैं? ये जयपुर से संबंधित हैं। तो इस प्रकार बतूल बेगम है वो महत्वपूर्ण है। इनको 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नारी शक्ति। तो उपयुक्त तो सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पद्मश्री राष्ट्र का भी है, राष्ट्रीय लेवल का भी बन गया और राजस्थान से संबंधित भी है। तो ऐसा प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी इसकी संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये वी नारायण को नियुक्त किया गया है और एस सोमनाथ की ये जगह लेंगे। और इसके अलावा बात करें तो इसरो का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर। इसका निदेशक एम मोहन को नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अगर बात करें तो इन्हें क्या नियुक्त किया गया? इन्हें CRPF का महानिदेशक बनाया है। क्या बनाया है? CRPF का महानिदेशक। किसको बनाया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश कादियान ने 2 दिन में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराया। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध हरियाणा से है। मात्र 2 दिन के अंदर फतेह कर ली इसे। हाल ही में समाचारों में रहा रत्नागिरी बौद्ध स्थल कहां पर स्थित है? तो रत्नागिरी बौद्ध स्थल है वो आपके कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा में। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। इसका पुनः उत्खनन शुरू हुआ है इसलिए ये चर्चा में था। अब कुछ बुक्स हैं, उनके लेखक से संबंधित आपको मिलान करना है। तो हाउ इंडिया स्कल्ड MTG20, तो इन्हें ये पुस्तक इसकी अमिताभ कांत जी की है। द सर्कल ऑफ लाइफ ये सुधा मूर्ति जी की है। ब्रिंग इट ऑन ये दीपा मलिक जी की है। और सीपियां दिनेश नारायणन की है। ये सीपियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट करके याद रख लेना। सीपियां, इसका विमोचन कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हुआ था सीपियां का। तो ये महत्वपूर्ण है। तो पहले के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर पहला, तीसरे में तीसरा, चौथा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान में किया गया। किसके द्वारा किया जाता है? BSF के द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें तो ये आपके कहां कहां पर होता है? ये अभी हुआ था 22 से 29 जनवरी को आयोजित हुआ था 2025 में। और भारत पाकिस्तान सीमा पर इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सूर्य किरण। ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ। ये इसका 18वां संस्करण था। कौन सा? 18वां संस्करण था सूर्य किरण का। इसमें भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स की एक बटालियन भाग लेती हैं और नेपाल की तरफ से सृजन बटालियन भाग लेती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोगों का अध्यक्ष का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था?
तो ये होता बेंगलुरु में, यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर ये आयोजन हुआ। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। ठीक है। और तेलंगाना को इसका समन्वयक बनाया गया। जो तेलंगाना लोक सेवा आयोग है, वो इसका क्या था? समन्वयक था। और अगले जो सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भी कौन करेगा? तेलंगाना ही करेगा, जो कि आपके कहाँ कब होगा? दिसंबर 2025 में आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कूटों में से चयन करना है। तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का गठन शुरू हो जाएगा, कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। कब मिली? 16 जनवरी 2025 को इसकी मंजूरी मिल गई है। 8वें वेतन आयोग, वेतन दो बार, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ए.के. माथुर, बिल्कुल नहीं। ये कौन से के थे? 7वें के थे। तो तीसरा हो गया गलत। चौथा है आयोग 2027 में अपनी रिपोर्ट देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आयोग 2026 में ही अपनी रिपोर्ट दे देगा। कब? 2026 में। तो केवल 1 और 2 सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का 8वां और पूर्वोत्तर का पहला राज्य जिसने बासिनी के साथ समझौता किया है। अब बासिनी क्या है? बासिनी का मतलब क्या है कि बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया गया। ये आपके एक प्रोजेक्ट है जिसमें यह बहुत सारी भाषाओं को उपयोग किया जा सकता आसानी से। तो इसके लिए समझौता किसने किया है? एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है और भारत का 8वां राज्य है और पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। ऐसा राज्य बना है त्रिपुरा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी क्लास और चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और कोई सुझाव हो तो आप बताइएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ही आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।